मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध का अंत एवं उसका विश्व राजनीति पर प्रभाव। शीत युद्ध लंबे समय तक शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को प्रभावित किया, तो निश्चित रूप से शीत युद्ध का अंत भी विश्व राजनीति को प्रभावित किए हुए बिना नहीं रह सकता है। ये हमारी क्लास बीए पार्ट 3 एवं एमए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखो साथियों, हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे विचारधाराई टकराव एवं आतंक के संतुलन की स्थिति समाप्त। शीत युद्ध मुख्यतः विचारधाराई टकराव था, विचारधाराई संघर्ष था। एक तरफ पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था थी और दूसरी तरफ सोवियत साम्यवादी व्यवस्था थी। इन दोनों में एक वैचारिक संघर्ष था, एक दूसरे के ऊपर एक वैचारिक जीत हासिल करनी थी कि पूरी दुनिया में शासन प्रणालियों के रूप में साम्यवादी व्यवस्था ज़्यादा श्रेष्ठ है। सोवियत संघ का ऐसा मानना था एवं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी देशों का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्थाएं जनता के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन हमें ये दिखाई दिया कि जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ, साम्यवाद का बिखराव हुआ, साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से हार चुकी थी और हारने के साथ ही एक ही विचारधारा रह गई, पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा। तो ये विचारधारा टकराव जो लंबे समय से चल रहा था वो यहाँ टकराव समाप्त हो जाता है। और जो आतंक के संतुलन की स्थिति बनी हुई थी दोनों के मध्य, दोनों के पास परमाणु बम था, तो यहाँ परमाणु जो शक्ति है उसको आतंक के संतुलन की स्थिति कहा गया है। जो आतंक के संतुलन की स्थिति बनी हुई थी, आतंक के संतुलन से आशय ये कि हम सामने वाले पक्ष से भयभीत हैं, सामने वाला हमसे भयभीत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे परमाणु हथियार हैं। हम अच्छे नहीं हैं इसीलिए आक्रमण नहीं कर रहे हो, हम भय की वजह से आक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो एक बैलेंस बना हुआ था, वो भी आतंक का संतुलन था। दूसरा, शस्त्रीकरण पर लगाम। देखो साथियों, शीत युद्ध के अंत का ये प्रभाव हुआ कि शस्त्रीकरण पर लगाम हुई। जो बेतहाशा शस्त्रों में वृद्धि हो रही थी, हथियार बनाए जा रहे थे, परंपरागत हथियारों को खरीदा जा रहा था। ऐसा नहीं कि ये दोनों गुट ही खरीद रहे थे, इन गुटों के पिछलग्गू देश, मतलब पूरी दुनिया में एक शस्त्रों की होड़ चल रही थी। कोई परमाणु शस्त्र अर्जित करना चाहता था, कोई परंपरागत हथियार अर्जित करना चाहता था, कोई पनडुब्बी अर्जित करना चाहता था। कहने का मतलब शीत युद्ध काल में जो दुनिया के देशों का रक्षा बजट था वो काफी बढ़ा हुआ था, उस रक्षा बजट में कमी आई। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं INF की संधि बड़ी महत्वपूर्ण रही। इस संदर्भ में साल्ट और स्टार्ट की जो संधियां थी वो बड़ी महत्वपूर्ण हुई। और इसमें नाटो ने अपने शस्त्र भंडार में लगभग 80% की कटौती की, वो उल्लेखनीय है। उस कटौती से काफी असर पड़ा, एक तरह से पूरी दुनिया इसके लिए प्रेरित हुई कि हमें शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं करना है। अगला बिंदु है विश्व शांति हेतु सहयोग दिखाई दिया। दोनों गुटों में रस्साकसी के जो केंद्र बने हुए थे, जो समस्याएं उलझन में बनी हुई थी, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था क्योंकि एक दूसरे गुट वीटो करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, तो उन समस्याओं का हमें सहयोग दिखाई दिया। हमें दिखाई दिया बहुत से मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों पर दोनों एक साथ से, जैसे इराक से कुवैत को खाली कराने का इशू था या नामीबिया की स्वतंत्रता का इशू था, यहाँ दोनों में हमें परस्पर सहयोग दिखाई दिया। अगला बिंदु है नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बनने लगी। जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ, तो पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई कि जो बैलेंस चल रहा था दोनों देशों के मध्य, वो बैलेंस खत्म हो गया। अमेरिका सुपर पावर के रूप में सामने आया और जो पूरी व्यवस्थाएं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो राजनीतिक व्यवस्था अमेरिकी प्रभुत्व को साथ लिए हुए थी। अगला बिंदु विचारधाराई कट्टरता में सुस्ती। जैसे ही साम्यवादी विचारधारा परास्त हुई तो पूरी दुनिया में हमें ये दिखाई देने लगा कि विचारधारा के आधार पर जो कट्टरपन चल रहा था, जो एक तरह से ऐसे चल रहा था कि विचारधाराओं को लेके दोनों गुटों में कि नहीं साहब, सोवियत संघ ये कह रहा था कि साम्यवादी विचारधारा ज़्यादा श्रेष्ठ है, संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर हैं। तो इनको लेके जो संघर्ष और रस्साकसी और जो वार्ताएं और ऐसा वातावरण चल रहा था, वो वातावरण पूरी तरह से धराशायी हो गया और विचारधारा के आधार पर कट्टरता खत्म हो गई। अगला बिंदु है बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं, जो एक तरह से साम्यवादी देशों की प्रमुख विशेषताएं रही कि लगभग
1980 के दशक तक उनकी अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्थाएं थी, क्लोज्ड इकोनॉमी जिनको कहा जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन पे आयरन कर्टन था, एक लोहे का पर्दा लगा हुआ था, न तो बाहर कोई जाएगा न बाहर से कोई सामान यहाँ आएगा। विदेशी विनिमय, व्यापार, आयात निर्यात जो बंद होने की स्थिति चल रही थी वो स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ये देश धीरे धीरे ले रहे थे और उनकी जो टर्म कंडीशंस थी उनमें उदारीकरण को लाना था। अगला बिंदु, विश्व में आर्थिक कारकों की बढ़ती भूमिका। देखो साथियों, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनमें आर्थिक कारकों की भूमिका बढ़ गई। शीत युद्ध के समय में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हो रहा था, उस गठन का आधार सैनिक था, ज़्यादातर जगह सैनिक संगठन बन रहे थे। उसके बाद जो संगठन बनने लगे वो आर्थिक संगठन बनने लगे। वो संगठन एक तरह से विभिन्न देशों में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, सामाजिक सहयोग को कैसे पुष्ट किया जा सकता है, कैसे इन सहयोगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस आधार पर विभिन्न क्षेत्रीय संगठन बनने लगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से आर्थिक कारकों की दुनिया में भूमिका बढ़ने लगी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। अगला बिंदु, बहुद्रव्यीय व्यवस्था के प्रयास तेज। देखो साथियों, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई पूरा विश्व यूनिपोलर हो गया, पूरा विश्व एक द्रव्य हो गया। इस एक द्रव्य विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका की एकमात्र दादागिरी थी, अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका के पास एक ऐसा वीटो था कि जिस समस्या पे अमेरिका अड़ जाता तो वो अड़ ही जाता, और पूरी दुनिया में हम सब ने ये देखा। तो पूरे विश्व के जो देश हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनके मनोमस्तिष्क में ये बात सामने आई कि हमें विश्व को बहुद्रव्यीय बनाने के लिए प्रयास तेज करने होंगे, ताकि अमेरिकी दादागिरी का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विरोध किया जा सके, और इसको लेके पूरी दुनिया में प्रयास तेज होने लग गए। इसके रूप में हमें एक तरह से यूरोपीय संघ दिखाई देता है, चीन भी शक्तिशाली हो रहा है, भारत शक्तिशाली हो रहा है, और तमाम संगठन सक्रिय हो रहे हैं जैसे ब्रिक्स वगैरह हैं। अगला बिंदु, शक्ति संतुलन टूट गया। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का जो अंत हुआ उस अंत को लेके ये एक तरह से बुरी खबर है। मतलब शीत युद्ध के अंत से जो चीज़ें हुई उन चीज़ों में ये एक बुरी चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है कि शक्ति संतुलन जो बना हुआ था, बैलेंस ऑफ पावर, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, उन दोनों का बैलेंस जो था वो टूट गया। क्योंकि कहीं भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती या किसी देश की समस्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंची है तो एक पाले को अगर संयुक्त राज्य अमेरिका साध रहा है तो निश्चित रूप से दूसरे के पास सोवियत संघ होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा बड़ा संघर्ष नहीं हो सकता था, दोनों बैलेंस हो जाते, दोनों वहां संतुलन कर लेते थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ तो एक संतुलनकर्ता खत्म हो गया, तो एक ही पावर बच गई, तो इसीलिए संतुलन जो लंबे समय तक बना हुआ था वो संतुलन टूट गया। अगला बिंदु, अंतिम बिंदु, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये लंबे समय तक आज तक हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका एक सर्वोच्च शक्ति है, अमेरिका महान शक्ति है। अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु बटन, बहुत सारे आधुनिक ऐसे सिस्टम हैं, और हमने तमाम युद्धों में, आतंक के खिलाफ युद्ध, तमाम युद्धों में, खाड़ी युद्ध में, और एक तरह से अफगान में, ईरान में, इराक में, अमेरिका को हमने कई जगह देखा है कि अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उस हद तक किया है जिस हद तक नहीं किया जाना चाहिए था। अमेरिका ने जहां कम शक्ति प्रयोग की आवश्यकता थी वहां भी अधिक शक्ति प्रयोग को बढ़ावा दिया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के पास जो पावर है उसको संतुलित करने के लिए, पूरे विश्व को बहुद्रव्यीय बनाने के लिए हमें इस ओर और काम करना होगा। धन्यवाद।